नमस्कार, जनता का आईना में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर। कल ही किसान आंदोलन ने एक धरने का कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम रामलीला मैदान में रखा और दिल्ली में, और वहाँ पर पूरे देश के किसान आए थे और उन्होंने अपनी बातें रखी। तो इतने समय के बाद ये कल क्यों किसान आंदोलन हुआ, उसकी क्या अभी मांगे रह गई थी और क्या-क्या हुआ, उसके बारे में सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनीलम जी हैं, जो कि किसान आंदोलन में पूरी तरह से हमेशा शामिल थे और उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और कल भी उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया और वो जो सरकार से डेलीगेशन मिला उसमें भी वो शामिल थे। तो अभी हम सुनीलम जी, आपका स्वागत है जनता का आईना में। तो मैं नमस्कार। यही सबसे सबसे पहला यही सवाल कि कल अचानक ये आंदोलन रामलीला मैदान पर क्यों किया गया और उसमें क्या-क्या मांगे थी, अ, और क्या-क्या हुआ इस रामलीला मैदान में? बहुत-बहुत शुक्रिया जनता के आईना का शकील अहमद जी आपका। आप उन गिने-चुने लोगों में से हैं देश में जिन्होंने कि पूरा 380 दिन आंदोलन का फ़ॉलो अप किया। एक-एक दिन के डेवलपमेंट को आपने जनता के आईना ने दिखाने का काम किया और आपको इसलिए मालूम ही है कि हम लोगों ने आंदोलन कब स्थगित किया, जब हमको सरकार ने लिख कर के दे दिया। क्या लिख कर के दिया? कि हम जो है एक एमएसपी की कमेटी बनाने का काम करेंगे। हम जो है आपके मुकदमे वापस हम ले लेंगे। हम शहीद स्मारक जो है उसके लिए हम इंतज़ाम करेंगे। हम शहीद परिवारों को जो है उनके पुनर्वास का इंतज़ाम करेंगे। इस तरीके की तमाम सारी बातें जब लिख कर के दी गईं तो हम लोगों ने उस पर सरकार पर भरोसा करके हम लोगों ने अपने आंदोलन को स्थगित करने का काम किया। लेकिन आपको मालूम है कि सरकार ने जो हमें वचन दिया था लिखित तौर पर, सरकार उसके ऊपर टिकी नहीं। सरकार उससे पीछे हट गई और पीछे हटने का कारण से हम लोगों को संयुक्त किसान मोर्चे की कार्रवाइयाँ हम लोगों ने जारी रखी। आपको मालूम है कि हम लोगों ने फिर पूरे देश के अंदर जो है राजभवनों के ऊपर मार्च किया, हम लोगों ने उसका घेराव करने का काम किया और पूरे देश के अंदर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली भी निकालने का काम किया। हर महीने के अंदर हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की जिसे जनरल बॉडी की मीटिंग कहते हैं, जिसमें सब संगठन आते हैं, वो मीटिंग लगातार चलती रही। करनाल में होती रही, कुरुक्षेत्र में होती रही। इस बीच में हमने जींद के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत की, लाखों किसानों की। और अब हम लोगों ने फिर ये तय किया कि अब हम फिर से दिल्ली में दस्तक देने का काम करेंगे। जो हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है, मतलब जो सरकार ने हमारे साथ में धोखा किया, विश्वासघात किया, अपने बात से पीछे हटी, हम सरकार को फिर से याद दिलाने का काम करेंगे। और जैसा पिछली बार हम लोगों ने फॉर्मली जो एक तरीका होता है, उससे अप्लाई किया रामलीला ग्राउंड का नहीं, हम लोगों ने अप्लाई किया पार्लियामेंट स्ट्रीट का। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट और जंतर मंतर का अप्लाई किया और उन्होंने हमको नहीं दिया और आश्चर्यजनक तौर पे उन्होंने हमें रामलीला ग्राउंड दे दिया। अब जो है ये तब्दीली सरकार के रुख के अंदर क्यों आई, इसका अगर मैं विश्लेषण करूं तो मुझे लगता है कि एक ही विश्लेषण हो सकता है कि सरकार को किसानों की ताकत, एसकेएम की ताकत समझ में आ गई है। उसे समझ में आ गई कि इनसे पंगा लेना जो है वो बेकार होता है, इनसे नुकसान हो जाता है, सरकार की इमेज भी खराब होती है और जो है एंटी फार्मर्स जो है वो जो है सरकार दिखलाई पड़ती है और इसलिए अच्छा है कि इनको अनुमति दे दो। और उन्होंने अनुमति दी, लेकिन ऐसी अनुमति वो ब्लैंक नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाई आपको जो है यहाँ रामलीला जो है चल रही है और ये रामलीला ग्राउंड है और इसलिए जो है आपको शाम को खाली करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, हम शाम में इसको खाली करेंगे और जैसा तय हुआ था वैसा ही हम लोगों ने किया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो शर्तें उन्होंने लगाई उसके अंदर ट्रैक्टर नहीं आएंगे। अब आप मुझे बताइए कि किसान की सवारी तो ट्रैक्टर है, अब ट्रैक्टर ही नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और लेकिन फिर हम लोगों ने बिना ट्रैक्टर के भी हम माने, बिना ट्रैक्टर के लोग आए। आपको मालूम है कि अगर ट्रैक्टर होता तो अलग बात होती। फिर जो सरकार का जो हर समय का एक तरीका है, अनुमति दो नहीं दो लेकिन विघ्न और बाधा पैदा करो। तो उन्होंने पूरा, आपको मालूम है कि अमृतपाल वाला एपिसोड शुरू कर दिया पंजाब के अंदर। अब भाई अमृत जो भी कुछ कर रहा है अमृतपाल, उससे संयुक्त किसान मोर्चे का कोई लेना देना नहीं है, किसानों का कोई लेना देना नहीं है।
मतलब कल जब मेरी जोगेंद्र सिंह उगराहा जी से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि 0.001% भी किसान उनके साथ में नहीं खड़ा हुआ। तो जब कुछ है ही नहीं उनके साथ में, तो आपको क्या ज़रूरत थी कि जिस समय हमारी किसान महापंचायत होने वाली है, उसी समय आप ये पूरा एक मुद्दा खड़ा करो, कंट्रोवर्सी खड़ी करो और पूरे इंटरनेट बंद कर दो। मतलब हम लोगों का भी एक-दूसरे से राब्ता ना हो पाए। तो कुल मिलाकर के इंटरनेट बंद रखे 3 दिन तक, आपको मालूम है ना? और इस कारण से एक असर हमारे उसके ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर ज़रूर पड़ा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर भी उन्होंने किया, दिल्ली के अंदर भी गड़बड़ किया कि उसी दिन, 1 दिन पहले जो है नोटिस लेके पहुँच गए राहुल गांधी के, अरे जो कुछ करना है तुम्हें करो ना, राहुल गांधी को हम तो कहते रहते करो गिरफ्तार, अगर हिम्मत है तो। तो वो तो कुछ करना नहीं है, माहौल बिगाड़ना है। तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन किसानों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। बहुत शानदार, जानदार किसान महापंचायत हमारी हुई। देश के सभी किसान संगठन जो जुड़े हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चे से, वो दल बल के साथ में अपना आए थे और बढ़िया हमारी जो है वहां पर किसान महापंचायत हुई। जी। आपकी पंचायत तो हुई वहाँ पर, लेकिन उसके साथ कुछ सरकार से बातचीत हुई, और क्या बातचीत हुई, और क्या आगे आगे कितने आगे कदम गए आप इसमें? देखिए, आपको मालूम है कि पहले जो 40 प्रतिनिधि थे संयुक्त किसान मोर्चे के, जिसमें 32 पंजाब के थे, वो जो है उनके साथ में बातचीत चल रही थी, कई राउंड बातचीत चली, लेकिन वो बातचीत सरकार ने अपनी तरफ से तोड़ दी। संयुक्त किसान मोर्चे ने कभी बातचीत को नहीं तोड़ा, सरकार ने तोड़ दी। और फिर उसके बाद में कानून भी वापस ले लिए, और कानून वापस करते समय ये भी कह दिया जी कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। मतलब मैं समझा नहीं पाया, मतलब ये कि कानून तो बहुत बढ़िया थे। तो कुल मिलाकर के सरकार ने अपना जो है हाथ खींच लिया था। लेकिन उससे समझ में आ रहा है कि मामला ठीक नहीं है, मामला भाजपा के लिए, एनडीए के लिए, मोदी जो है उनकी इमेज के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने बातचीत उन्होंने की। हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए, जैसा होता है कि भाई सूचना दी कि भाई हम ज्ञापन देना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि आप आइए, आपका स्वागत है। तो हम 15 लोग जो है वो गए, 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया, और 15 लोग जो है मिले, बातचीत हुई। तो बातचीत तो एक तरीके से सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई बातचीत। बातचीत के अंदर जो निकलने वाली बात थी वो तो एमएसपी की कमेटी की निकलनी थी, वो तो नहीं निकली। एमएसपी की कमेटी के ऊपर तो हमने कहा कि भाई जो है आपको एमएसपी की कमेटी बनानी थी, और आपने कमेटी बना दी जीरो बजट फार्मिंग के ऊपर। और उस वक्त में आपने जिन लोगों को रख लिया, ये वो लोग हैं जो किसान आंदोलन को, किसान नेताओं को दिन रात जो है कोसते रहते हैं, गाली देते हैं। वो सब एलपीजी के पक्षधर लोग हैं, मार्केट के पक्षधर लोग हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी हमने तो आपके लिए जो है जगह छोड़ी थी, वो जो 2-3 जगह है वो तो अभी भी छूटी हुई है ना? हमने कहा कि भाई 2-3 मतलब मेजॉरिटी आपकी हो जाए, 2-3 हम लोग हो जाएं, ताकि आप जो उस कमेटी में कराना चाहें वो करा लें। और आप ये कहें कि इसमें संयुक्त किसान मोर्चा भी शामिल था, तो ये तो मतलब ठीक नहीं है। और इसलिए हमने कहा कि वो जो आपकी कमेटी है उसको आप रद्द करिए, हम जो अपनी हमारी कमेटी है वो आप हमारे साथ बनाइए। लेकिन उसके पहले आप इन प्रिंसिपल इस बात को मानिए कि संयुक्त किसान मोर्चा जो कह रहा है, कि आप भी कह रहे हो कि एमएसपी थी, है और रहेगी, हम भी कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी की जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी आपकी बात के अंदर अंतर ये है कि हम वो मैकेनिज्म चाहते हैं जिससे कि एमएसपी किसानों को सुनिश्चित हो। मतलब वो जो पैदा करते हैं वो एमएसपी पे, मतलब सीटू 50% के ऊपर खरीदने का काम किया जाए। उसके ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपने हमें फिर से सुझाव लिख करके दिया है, तो जैसा होता है कि भाई जो है विचार किया जाएगा। अब मामला ऐसे ही दूसरा जो है संपूर्ण कर्जा मुक्ति का मामला है, उसके ऊपर भी वो कुछ बात तैयार कुछ हुए नहीं, कुछ कमिटमेंट करने के लिए। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि भाई समझिए कि ये मामला जो है ये पॉलिटिकल मामला भी है। पॉलिटिकल मामला ऐसा है कि जो है जैसा मैं अपनी तरफ से इस बात को कह रहा हूँ, है ना? कि भाई देखिए, आपने मध्य प्रदेश के अंदर 2 लाख रुपए की कर्जा माफी की बात की और कांग्रेस ने सरकार बना ली। तो ये बात पॉलिटिकल तो समझनी चाहिए। खैर कुल मिलाकर के ये भी वो समझने को तैयार नहीं हुए। फिर बातें केस की बात हुई कि केसेस वापसी की बात हुई। तो उनका कहना था कि भाई केस तो वापस हो गए, वो हमारा कमिटमेंट था, हमने अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया। और तो हमने कहा कि नहीं हुए। हमने उन्हें अपने मध्य प्रदेश का उदाहरण बताया, क्योंकि वो भी मध्य प्रदेश से हैं, मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ। तो मैंने कहा कि हम डीजीपी के पास गए थे, डीजीपी ने कहा कि कोई आदेश नहीं आया।
नहीं, उन्होंने कहा आप हमको फिर से लिख कर के दीजिए और हम जो है देखेंगे। फिर उनको दिल्ली का भी मुकदमे बताए, जो तमाम सारे मुकदमे जो आपको मालूम है लाल किले वाले से लेकर के और तमाम जो है मुकदमे दर्ज किए दिल्ली पुलिस ने, वो भी एक सवाल था। उन्होंने कहा सब डिटेल दीजिए, वो मैं ज़रूर बात करूँगा। फिर ये वाली बात भी हुई कि भाई कुछ किसान नेताओं के ऊपर जो 2-2 मतलब 5-5 एकड़ के किसान हैं, उनके ऊपर की सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है ना? वो भी लखवाल जो हैं जैसे साथी, है ना? जो जिनके पिताजी भी बहुत बड़े नेता रहे इस देश के किसान आंदोलन के, उनके ऊपर छापा मारा। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत मेरे को भी बड़ा आश्चर्य है कि भाई किसान नेता का क्या संबंध सीबीआई से, है ना? वो ज़मीन अपना वो भी खेत में रहने वाला किसान, है ना? अपने खेत में रह रहा है, कोई आरोप भी नहीं है और कुछ मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कहा कि नहीं, नहीं वो मैं देखता हूँ और मैं इतना ही कह सकता हूँ, आप कोई किसान होने की वजह से कुछ नहीं और कुछ अगर कुछ होगा तो वो मैं कह नहीं सकता। ख़ैर ये वाली बातचीत हुई। अब बातचीत फिर ये भी हुई कि भई जो फसलें खराब हुई हैं, उन फसलें जो खराब हुई हैं उनका मुआवज़ा मिलना चाहिए। फिर उसकी इकाई के बारे में मैंने कहा कि भाई इकाई का मामला जो है, वो पहले पूरा मुल्ताई किसान आंदोलन जो हुआ, उसमें गोली चालन हुआ, कांग्रेस की सरकार थी और उसका क्या मसला था कि तहसील इकाई थी अनावारी तय की और अनावारी की इकाई होनी चाहिए किसान का खेत। तो आपने जो है पहली जो सरकार थी यूपीए की उसने उससे पटवारी हल्का किया, तो कहा कि नहीं हमने तो पंचायत कर दिया है। हमने कहा पंचायत से काम नहीं चलेगा, किसान होना चाहिए किसानों का खेत होना चाहिए। तो ख़ैर उसके ऊपर भी कुछ बात नहीं हुआ लेकिन उन्होंने ये कहा कि भई हमने उन्हें जब कहा कि भई मध्य प्रदेश में 30 जिलों के अंदर फसलें खराब हुई अभी पिछले 15 दिन के अंदर, तो उन्होंने कहा नहीं जल्दी से जल्दी सर्वे होगा और ज़रूर वहाँ पर हम अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ में काम करेंगे। ये बात वो उन्होंने कही और जो बातचीत थी वो घूम फिर कर के एमएसपी के ऊपर आ जाती थी और एमएसपी के ऊपर वो है कोई कमिटमेंट करने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने एक बहुत बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि भाई देखिए आप तो ट्रेड यूनियन के लोग हो, है ना? तो मतलब ये है कि वो अपने आप को मैनेजमेंट मानते हैं। अब सरकार जो है वो मैनेजमेंट नहीं हो सकती। सरकार जो है वो तो कल्याणकारी राज्य है, वो तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना? लेकिन उन्होंने कहा कि भई आप तो ट्रेड यूनियन वाले लोग हैं, आप तो अपनी भाषा बोलते हैं, आप तो अपना तरीके से आप काम करते हैं, है ना? मतलब ये है उनका कि भई आप अपने तरीके से काम करेंगे तो हम अपने तरीके से काम करेंगे। कुल ये भी एक तरीके का उनका संदेश था और आगे बात बढ़ी तो फिर ये हुआ कि भई ठीक है हम लोग जो है मिलते रहेंगे और आप जब चाहें तब हमसे आप मुलाकात करिए, जो आपकी तकलीफ़ें हों वो हमें बताते रहिए। तो फिर जो है वहाँ पे आलू किसानों की बात भी हुई, फिर गन्ना किसानों की बात भी हुई, फिर ये जो प्याज वाले किसानों की बात हुई, टमाटर वाले किसान हमने बोला, गोभी का भी बोला, ये सब भी बातें हुई वहाँ पर। उसका 500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड दिया था लेकिन उसका भी कुछ नहीं किया। तो लेकिन कुछ भी उन्होंने असल में कमिटमेंट नहीं किया। इससे ये पता चलता है कि मोदी सरकार के अंदर जो कैबिनेट मंत्री भी है, वो भी जो है वो एक तरीके का मोहरा है। एक तरीके का वो जो जैसा चेस के अंदर मोहरा होता है बस उतना ही है। उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो एक तरीके का तो कहा कि जी आपने हमारे को जो दिए है ज्ञापन हम वो मतलब इसके ऊपर करेंगे, विचार करेंगे हम। लेकिन कुल मिलाकर के एक ही नतीजे की बात आप मानी जाए। ऐसा माहौल जब कि किसान को दिल्ली के अंदर नई एंट्री दी जा रही थी, उसमें एंट्री हुई 1। जब बात नहीं की जा रही थी, तो बात हुई 2 और फिर ये बात हुई कि मिलते रहेंगे। मुझे लगता है कि लबो-लबाब कुल मिलाकर के इतना ही है और ये वाली बात भी हुई कि भाई किसान अपनी ताकत दिखाएगा, है ना? और जो है हम तो अपना करके मानेंगे, तो मतलब वो भी अपना कहते रहे, हम भी अपना कहते रहे, तो कुल मिला कर के ये है। तो सरकार ने कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक रुख नहीं दिखाया, लेकिन जो दमनात्मक होता है ना? कि भाई बात ही नहीं करनी, है ना? तो कम से कम बात हुई और आगे भी बात होगी, इस तरीके की एक पॉजिटिव बात भी हुई और जो हमारा माइंडसेट है वो भी हम लोगों ने उन्हें बताने का काम किया और हमको भी सरकार का माइंडसेट जो है समझ में आया। तो ये इस तरीके की मोटी-मोटी बातचीत वहाँ पर हुई है। जी। ठीक है। सुनीलम जी जो यहाँ पर मैं मुंबई में रह रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी तो हमें जो ₹10 किलो प्याज मिल रहा है और ₹20 किलो लहसुन मिल रहा है और मुझे पता चला कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मंडी है लासन गाँव में, वहाँ पर ₹3 किलो प्याज खरीदा गया किसानों से। तो ये पूरा जो प्रॉब्लम है,
ये इस प्रॉब्लम के बारे में भी क्या आपकी कुछ बातचीत हुई क्या? हाँ, बिल्कुल बातचीत हुई, इस प्रॉब्लम के बारे में भी बातचीत हुई और कुल मिलाकर के क्या है? कुल मिलाकर के ये है कि जैसे केरल की सरकार 16 सब्जियाँ खरीदती है, ऐसे उनको खरीदना चाहिए, है ना? उनको इंटरवीन करने का काम करना चाहिए। उन्हें जो है एक साथ या तो वो पैकेज की बात कर लें कि आलू का पैकेज अलग देंगे और जो है प्याज का अलग देंगे और टमाटर का अलग देंगे और गोभी का अलग देंगे, है ना? या फिर एक साथ लमसम कर दें, जो कि उन्होंने इनिशिएटिव तो लिया था, लेकिन उस इनिशिएटिव को पूरा नहीं किया। आप सोचिए सरकार की जो प्राथमिकता है उसमें किसान है ही नहीं। अगर किसान होता तो ये नहीं होता। आपको मालूम है 10 साल का जो बजट अभी जो आया है, कृषि का जो बजट आया, उसमें 28% खर्च ही नहीं किया। सोचिए, बजट कितना देते हैं? आबादी है 65% किसानों की, बजट देते हैं 3%, 3% में भी 28%, है ना? मतलब 100 रुपए में 3 रुपए दिया और 3 रुपए के अंदर भी उन्होंने 28% का मतलब आप समझ लीजिए कि उन्होंने वो भी बचाने का काम कर लिया। तो सरकार की प्राथमिकता में किसान है ही नहीं और इसलिए हमने वहां पर ऐलान किया कि अब हम अपने इसको तेज करेंगे, हम देश भर में जाएंगे, हम लोगों को मोबिलाइज करने का काम करेंगे। जो हम लोगों ने जिस तरीके से यात्राएं जो किसान न्याय यात्रा हम लोगों ने निकाली थी, आपको याद होगा एआईकेसीसी ने, उसी तरीके से पूरे देश में जाकर के किसानों को मोबिलाइज करेंगे और सरकार के ऊपर दबाव डालने का काम करेंगे, पूरी ताकत अपनी लगाएंगे और सरकार को हम मजबूर करेंगे। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो फिर एक और तरीका है, आपको मालूम है, जैसा हम लोगों ने बंगाल में किया था, नो वोट टू बीजेपी, भाजपा को हराओ। ये हम लोगों का निर्णय होगा। अभी इसके बारे में अगली जब मीटिंग होगी तो इसके बारे में हम विचार करेंगे। हमने ये सब बातें उनको बताने का काम कर दिया है। सुनीलम जी, और एक जो मैं अभी भारत जोड़ो यात्रा में था, तो खासकर श्रीनगर में मुझे लोगों ने बताया कि उनका सेब का व्यापार बिल्कुल होने नहीं दिया जा रहा है। एक बार तो ये हुआ कि उनके सेब के सीज़न के अंदर सारे के सारे ट्रक कम से कम 15-20 दिन तक रोक के रखे गए। उनके सारे के सारे सेब जो हैं सड़ गए और उसी बीच में अडानी के पूरे सेब निकाल दिए गए और पूरा मार्केट पे अडानी ने कब्जा कर लिया है और अब वहाँ के अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से ख़त्म हो रही है सेब की और उनकी जो कृषि अर्थव्यवस्था। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है और इसको आप क्यों मुद्दा नहीं बनाते हो? देखिए ये सरकार की जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सजा देने की नीति है। मतलब ऐसा लगता है कि भारत सरकार खुश नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वो लोग अब आपने 370 भी कर दिया, सब नियम कानून सब कुछ एक है, लेकिन आप उन्हें बराबर का नागरिक मानने को तैयार नहीं हो। तो आप सजा देने का तरीका क्या है? जो बात आपने कही कि अर्थव्यवस्था को तोड़ने का तरीका यही है कि आपने 15 दिन सेब के क्या उनके रोक लिए, आपने ट्रक, आपने जो है हिमाचल से और दूसरी जगह से जो अडानी के सेब थे, वो पूरे देश और दुनिया के अंदर पूरा आपने जाने दिए। तो आप अडानी को आप आगे बढ़ाने के लिए आप किसान की हत्या कर रहे हो। ये हत्या ही मानी जाएगी क्योंकि जब आर्थिक तौर पे टूट जाएगा तो किसान आत्महत्या के अलावा और उसके पास में कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो हत्या का षड्यंत्र किस्म की ये बातचीत है। तो और ये ये मुद्दा तो जी। देशद्रोह का भी मुद्दा हो गया कि एक जहाँ पर अशांति है उस बॉर्डर स्टेट में उसके नागरिकों को आप इस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो कैसे आपके साथ रहेंगे? ये भी उन्होंने सवाल किया। हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये पूरा का पूरा भारत की जो नीति है जम्मू कश्मीर के प्रति उसको दर्शाता है कि वो लैंड तो चाहते हैं, जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा रहे, ये तो चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है वो भावनात्मक तौर पे भारत के साथ रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए जो नीतिगत उनको काम करने चाहिए। आपने तो अभी देखा है शकील भाई कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं भाजपा के अलावा और सब क्या कह रहे हैं कि वहां पर चुनाव कराने का काम करो। अरे भाई पूरे देश के अंदर लोकतंत्र है, पूरे देश के अंदर असेंबली है, पूरे देश के अंदर लोकसभा के मेंबर्स है, तो वहां पर क्यों नहीं है? सब कुछ होना चाहिए वहां पर। तो कुल मिलाकर के ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है, ये रिप्रेसिव एटीट्यूड है।
इस एटीट्यूड को भारत सरकार को बदलने की जरूरत है। ये बात हम बराबर कहते रहे हैं। जहां तक एसकेएम का सवाल है, एसकेएम सेव के मुद्दों को बराबर उठाता रहा है और आगे भी उठाने का काम करेगा। और जो है, हमें ये बात सही है कि अलग से भी इस मुद्दे को हम लोगों को टेकअप करने का काम करना चाहिए। तो हम लोगों के जो और साथी वहां पर हैं, जो यूनियंस हमारे साथ में जुड़ी हैं, हम उनके साथ में और बातचीत करेंगे और अलग से भी इस मुद्दे को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ में भी और होम मिनिस्ट्री के साथ में भी हम लोग जरूर जो है इसको टेकअप करने का काम करेंगे। तो नीलम जी, आखिरी सवाल। मैं पूरे 5 महीने भारत जोड़ो यात्रा में था, तो पूरी यात्रा के अंदर दोनों तरफ जहाँ पर भी मैंने खेत देखे, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ काम कर रही थी। तो एक तो उसका कितना रिप्रेजेंटेशन आपके यूनियन में भी है, आपके आंदोलन में भी है, और उनको नेतृत्व में कितना स्थान दिया जा रहा है और उनके प्रश्नों को भी कितना उठाया जा रहा है? ये जो है आपने शकील भाई, जो आपने सवाल उठाया, मुझे लगता है कि ये किसी भी संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम लोगों को जो पूरा करना चाहिए संयुक्त किसान मोर्चा, वो पूरा अभी तक नहीं कर पाया है। होना तो ये चाहिए कि बराबरी का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मंच के ऊपर भी महिलाएं बराबर से होनी चाहिए, वक्ताओं में भी महिलाएं बराबर से होनी चाहिए। जो रिप्रेजेंटेशन जो जाता है मतलब मंत्री के पास में, उसमें भी सब महिलाएं होनी चाहिए। वो नहीं हो पाया है, लेकिन ये प्रयास लगातार जारी है। आपको मालूम है, जब किसान संसद हुई थी तो अलग से महिला किसानों की संसद हुई थी। उसके अंदर पूरी बातचीत हुई थी। आपको ये भी मालूम है कि जब हम लोगों ने सिंघू बॉर्डर के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चे का जब सम्मेलन हम लोगों ने किया था, तो उसके अंदर महिलाओं की समुचित भागीदारी करने का काम हुआ था। और ये जो बात आपने कही है, इस बात को संयुक्त किसान मोर्चे को ख्याल में रखने की जरूरत है और महिला नेतृत्व को भी असर्ट करने की इसके अंदर जरूरत है। कुछ महिलाओं ने तो जरूर बात रखी। मैं देख रहा था कि मेधा पाटकर जी की बात हुई, पंजाब के कुछ, हरियाणा की कुछ महिलाओं ने तो अपनी बातचीत रखी थी। लेकिन उसे संपूर्ण जो है वो नहीं माना जा सकता प्रतिनिधित्व। वो एक सुधार की गुंजाइश है और आपके जैसे जो शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, वो लगातार टोकते रहेंगे तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ती रहेगी। क्योंकि जो है, हम लोग नारा तो लगाते हैं कि महिला के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है, लेकिन वो सहभाग पूरा सुनिश्चित करने के अंदर कहीं ना कहीं हम कम पड़ जाते हैं, थोड़े पड़ जाते हैं। वो याद रखने की जरूरत है और उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपने जो सुझाव दिया है उसके लिए आपका बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सुनीलम जी, बस आगे का आपका, अभी आपने तो डेलीगेशन मिल लिया और उन्होंने कुछ बातें आपको कही हैं, कुछ आश्वासन भी दिए हैं, लेकिन आप किसान आंदोलन अब किस दिशा में और कैसे जाएगा, उसका कुछ प्लान आपने किया है क्या? हाँ, प्लान यही है कि हमें अधिक से अधिक किसानों के पास जाना है। देखिए, एक तो हम लोग संगठनात्मक कार्य कर रहे हैं। पहली बार हम लोगों ने एक दिशा निर्देशिका तय की है। पहली बार हम लोगों ने ये तय किया है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का किस आधार के ऊपर कितना रिप्रेजेंटेशन रहेगा। उसके अंदर ये तय किया है कि जो वास्तव में ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जिन लोगों की कैपेसिटी 1000 जो प्रतिनिधियों को राज्यों से लाने की है, जो वो लोग नेशनल लेवल के ऊपर रहेंगे। मतलब अगर मैं मध्य प्रदेश से, अगर मैं 3 राज्यों से, अगर मैं 1,000 किसानों को दिल्ली में लाने की मेरे संगठन की क्षमता है, तो मेरा प्रतिनिधित्व जो है वो एसकेएम के अंदर नेशनल लेवल पे रहेगा। और अगर मैं केवल मध्य प्रदेश में अपने राज्य के अंदर ही ताकत रखता हूं, मेरा संगठन की 1,000 लोगों की भोपाल के अंदर, तो फिर मेरा राज्य के अंदर ही एक प्रतिनिधित्व रहेगा। और अगर मैं केवल जिले में रखता हूं, तो जिले के अंदर प्रतिनिधित्व रहेगा। मतलब क्षमता के अनुसार प्रतिनिधित्व देने के बारे में हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। आपको मालूम है कि पहले 5 मेंबर कमेटी थी, संचालन समिति थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, फिर 7 मेंबर हुई, फिर 9 मेंबर हुई। अब जो है, हम लोगों ने 31 मेंबरी कमेटी बनाने का काम किया है। और ये 31 मेंबरी कमेटी जो है वो बाकायदा एक सर्वसम्मति से बनाई जाएगी। और एक तरीके से उसे चुनाव के माध्यम से कहा जाए या कंसेंसस से कहा जाए, वो बनाने का काम किया जाएगा। तो हम संगठन को बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं। वो बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर से जो है
जो एकता किसान मोर्चा वाला पेज शुरू कर दिया है हम लोगों ने, और आपको मालूम है एआईकेसीसी का पेज जो है 3 दिन का हमने उसके ऊपर फेसबुक लाइव किया, 2-2 घंटे का 3 दिन लगातार वो चलाने का काम हम लोगों ने किया। तो अब फिर से एक तरीके से संगठन की ताकत बनाने का काम, उसे मजबूती देने का काम एक तो स्तर पर ये है। दूसरा, अभी तक हम लोग जो प्रोग्राम अभी कर रहे थे, प्रोग्राम तो लगातार चलते हैं, हर महीने में कोई ना कोई प्रोग्राम एसकेएम का होता है, पूरे देश के स्तर का होता है। लेकिन अब हम लोग कोई ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जो है वो प्रोग्राम्स जो है ज़्यादा एक फ़ोकस्ड प्रोग्राम्स करने का हमारा विचार है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हम एसकेएम को जो है जिले स्तर के ऊपर संगठित करना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं। और हम आपके जनता के आईना के माध्यम से भी अपील करना चाहेंगे, जो भी संगठन जहां पर जिस भी जिले में जुड़े हैं, आपको मिलकर के वहां पर एसकेएम बनाना है, चलाना है। तमाम सारे राज्यों के अंदर चल रहा है। लगभग जो हमारे राज्य हैं, मैं आपको बता सकता हूं, एक तरफ से जहां पर हमारा चल रहा है, जैसे मध्य प्रदेश है, वहां पर चल रहा है 20-25 राज्य हैं, वो संगठन है। आपके यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, वहां पर तमाम सारे संगठन हैं जो एक साथ भी काम करते हैं। इसी तरीके से अगर आप बिहार के अंदर चल रहा है लगातार, उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है एसकेएम का, हिमाचल के अंदर बना है, जम्मू कश्मीर मतलब लगभग सभी, तमिलनाडु के अंदर, आंध्रा और जो है तेलंगाना, लगभग सभी जगह पर, केरला, सभी जगह पर संयुक्त किसान मोर्चे की जो एक किस्म की कमेटियां हैं, राज्य स्तर पर काम कर रही हैं, कुछ जगहों पर जिले में भी काम कर रही हैं। जैसे हम लोगों का रीवा है, रीवा के अंदर जो है लगातार वहां आंदोलन चल रहे हैं, और वो संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी बनी है, वही वहां पर आंदोलन करता है। लेकिन जिले स्तर के ऊपर अभी काम को आगे ले जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश भी है, उसके ऊपर हम लोग फोकस करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपको मालूम है खेती किसानी का काम इस समय ऐसा है कि इस समय तो मतलब किसान जो है वो हर जगह पर लगा हुआ है, मतलब लेकिन जो है प्रकृति काम नहीं दे रही है, और प्रकृति जो है उसमें बारिश हो रही है, कहीं ओला पड़ रहा है, फसलें खराब हो रही हैं। तो किसान के लिए इस समय काम का वक्त है। 1 महीने के बाद में हम लोगों की बड़ी कार्रवाइयां आपको फिर देखने को आप मिलेगी, जब किसान का काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी तो बहुत काम पीक के ऊपर काम था, इसके बावजूद भी हम लोगों ने दिल्ली में दस्तक देने का काम किया, उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया, अपनी बात को, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया। तो नीलम जी, आपने संगठन के बारे में बोला, इसलिए ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि जो ये था कि चुनाव लड़ने वाले संगठन, राजनीति में जाने वाले संगठन, नहीं जाने वाले संगठन, जो जो ये कन्फ्यूजन था, और उसकी वजह से पंजाब में भी जिस तरह से हुआ और उसके बाद आपने कार्रवाई भी की, तो ये सब अभी क्या स्थिति है और क्या क्लियरिटी आई है आंदोलन के बीच में अभी? इसको लेके कम से कम 4-5 मीटिंग्स हुई, जो हम लोगों की जनरल बॉडी की जो मीटिंग्स होती हैं, 4-5 हुई। करनाल में हुई, कुरुक्षेत्र के अंदर हुई, उसके पहले दिल्ली के अंदर भी हुई। तो आपका जो हम लोगों ने मार्गदर्शिका बनाई है, दिशा निर्देशिका बनाई है, इसके अंदर भी इसको ये 9वां पॉइंट है, और इस पे बहुत ज्यादा बहस हुई है, और उसमें स्पष्टता ये हुई है कि कोई भी अपने संगठन का नाम लेकर के, एसकेएम का नाम लेकर के चुनाव नहीं लड़ सकता। ये बात एकदम स्पष्टता हुई है। और अगर कोई लड़ता है तो फिर उसको वो एसकेएम का कोई पदाधिकारी वो नहीं रह सकता। ये वाली बात एकदम साफ कर दी है कि मान लीजिए मैं हूं, है ना, मैं किसान संघर्ष समिति है, एनएपीएम है, हम संयुक्त किसान मोर्चे के हम जो है सदस्य हैं। अगर मान लीजिए डॉक्टर सुनीलम अगर ये तय करता है कि उसे चुनाव लड़ना है, तो फिर वो एसकेएम का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो किसान संघर्ष समिति का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इसके बाद भी अगर चुनाव लड़ता है तो फिर वो किसी बॉडी में नहीं रह सकता। फिर वो कोई पदाधिकारी, मतलब एक हमारी पदाधिकारी तो कुछ होता ही नहीं है, हमारे यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है, हमारे यहाँ तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, उसमें नहीं रह सकता। फिर वो फिर ये है कि किसान संघर्ष समिति जरूर रहेगी, मेरे किए की सजा मेरे संगठन को पूरे नहीं दी जाएगी, है ना, मेरी जगह पर कोई दूसरा प्रतिनिधि रहेगा, लेकिन मैं नहीं रह सकता, जो भी चुनाव लड़ेगा वो नहीं रह सकता। ये बात में अब स्पष्टता आ गई है, कंसेंसस है। और जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब की ज्यादातर जत्थेबंदियां वापस लौट आई हैं, है ना, जिन्होंने की चुनाव के रास्ते को एक तरीके से छोड़ दिया है, और जो चुनाव के अंदर अभी भी हैं वो एसकेएम के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर नहीं रहेंगे।
जैसे आपको मालूम है कि जो एसकेएम वाले जो लोगों ने कुछ साथियों ने पार्टी बनाई थी, उसके अंदर राजेवाल साहब है ना? तो वो नहीं है इसमें। आपने देखा गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी हैं, एक पार्टी बनी है केसीआर की जो पार्टी है, उसका किसान विंग के वो अध्यक्ष हैं, तो चुड़ूनी जी इसके अंदर नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि जो लोग इस तरीके के हैं बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो है तो ये एक तरीके से इसका एक सॉल्यूशन हो गया है। ये सॉल्यूशन अगर बेहतर हो पहले हो जाता तो अच्छा रहता। पहले से भी राय तो सबकी यही थी, तय भी यही था। अब लोगों ने उसको ब्रीच करने का काम किया, तो इसलिए ये भी सवाल आया कि अगर आपने कोई नियम बनाया हुआ है और उस नियम का अगर आप पालन नहीं करो तो वो नियम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा और फिर कल से कोई अनुशासन मानेगा ही नहीं। इसलिए उस समय 22 जत्थेबंदियों को अलग करना पड़ा। लेकिन जिस दिन अलग किया 22 जत्थेबंदियों को अलग करने की घोषणा की, उसी समय 16 जत्थेबंदियां उसी दिन वापस आ गई थी। 6 जत्थेबंदियां बची थी, उसके अंदर भी ये हुआ, सबके अंदर जो है उसमें भी वापस ज्यादातर आ गए। जो एक पार्टी बनी थी केवल वो पार्टी एक रह गई। उस पार्टी के अंदर भी और जो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन थे उसके अंदर भी डिवीजन हो गया, उसका भी एक एक समूह हमारे यहाँ पर आ गया। तो हम उस तरीके से कुछ नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि पंजाब में जो चंडीगढ़ के अंदर हमारी किसान वालों का जो हमारा राजभवन के ऊपर जो प्रदर्शन हुआ था उसमें 50,000 किसान जुड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जत्थेबंदियों की ताकत कम हुई होती तो 50,000 किसान कहाँ से आ जाते, है ना? वो तो ताकत है किसानों की, तो वो अपना असर्ट करने का काम कर रहे हैं, एकजुटता के साथ कर रहे हैं और इस बात को साफ तौर पे पंजाब के किसानों ने बोला। हम लोगों ने इनिशिएटिव लेकर के एसकेएम को जो है खड़ा किया, बढ़ाया, आंदोलन चलाया और आगे भी हम करते रहेंगे। देश के किसानों की जो पंजाब के किसानों से अपेक्षा है, उस अपेक्षा को हम पूरा करेंगे। सुनीलम जी, बहुत लंबा हो गया, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि लखीमपुर केस में आरोपियों को जामीन मिल गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ट्रायल तो तेजी गति से अच्छे से चल रहा है, तो इस बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अभी तो ये हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको जमानत दिया, मतलब आशीष मिश्रा टैनी को जमानत दिया और हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि हमारे ही किसान हम ही कुचले गए और हम ही जेल में, तो हमारे किसानों को भी जमानत हो गई। तो इस समय कोई भी किसान लखीमपुर खीरी के अंदर जेल के अंदर नहीं है और ट्रायल अभी चल रहा है। हमारे वकीलों की पूरी टीम है। हमने ये बात स्पष्ट की है कि संयुक्त किसान मोर्चे के साथ में जो संगठन जुड़े हैं और अगर इस तरीके का कोई भी मसला आता है तो संयुक्त किसान मोर्चा पूरी कानूनी सहायता देगा और उस केसेस को लड़ने का काम करेगा। जो हमने कहा था वो हम पूरा कर रहे हैं कोर्ट के अंदर जो है। लेकिन हमारी वो जो डिमांड थी, आपको मालूम है कि जो है ये अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी की, गिरफ्तारी की, वो हमारा बनी रहेगी, वो मांग हमारी चलती रहेगी और हमें पक्का भरोसा है कि आज नहीं तो कल हम उसे मनवाने में कामयाब ज़रूर होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सुनीलम जी, इतना लंबा आपसे बात करने आपने हमारे से बात की और हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं आपके पूरे आंदोलन के लिए और हम चाहेंगे कि एमएसपी का मुद्दा जल्दी से जल्दी सॉल्व हो और किसानों को उनके फसल का बरोबर उचित दाम मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।